हेलो स्टूडेंट्स, आज की नई क्लास में हम नए चैप्टर की ओर चलेंगे। हमारा नया चैप्टर है एक चर का द्विघातीय समीकरण या इसे ही हम कहते हैं वर्ग समीकरण। इसका व्यापक समीकरण की तरफ चलेंगे। अब यहाँ पर एक चर का द्विघाती समीकरण, इसके मायने हम समझते हैं। यहाँ पर केवल दिखाई पड़ रहे हैं आपको एक ही चर दिखेंगे, या तो पूरे x दिखाई पड़ेंगे या तो पूरे y या कोई भी एक चर जो हमें लेना हम ले सकते हैं, या जो बुक में दिया रहेगा तो एक ही चर दिया रहेगा। ठीक है, तो हम इसकी एक साधारण परिभाषा दें एक चर का द्विघाती समीकरण या वर्ग समीकरण का। ऐसा द्विघाती बहुपद, द्विघाती जिसकी अधिकतम, देखो एक चर का द्विघात, याद रखिए चर में अधिकतम घात 2 होगी तभी वह वर्ग समीकरण या एक चर का द्विघाती समीकरण होगा, अन्यथा समीकरण एक चर का द्विघाती समीकरण नहीं कहलाएगा। इसलिए हेडिंग को समझे, द्विघात यहाँ पर 2 घात है तो उसके लिए आप एकदम से समझ जाइए कि ये इसकी 2 घातें होती है, अधिकतम घात 2 होती है चर की। तो ऐसा द्विघाती बहुपद जो बाईं ओर हो और दाईं ओर शून्य हो उसे क्या कहते हैं? एक चर का द्विघाती समीकरण या वर्ग समीकरण कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं ऐसा बहुपद जिसमें एक द्विघातीय चर तथा एक घातीय चर होता है तथा जिसके दाईं ओर शून्य होता है, ऐसे समीकरण को एक चर का द्विघाती समीकरण या वर्ग समीकरण कहते हैं। तो ये हमारा व्यापक समीकरण है जिसकी सहायता से इसको ही देखकर हम समझ जाएंगे कि ये चर है कि नहीं है द्विघाती। अब समीकरणों की पहचान, पहला हमारा प्रश्नावली है जिसमें कहा गया है कि समीकरणों की हम पहचान करें तो कैसे करें। तो कैसे करेंगे? ये हमारे पास यूनिवर्सल इक्वेशन हमारे पास है, व्यापक समीकरण हमारे पास है, जिसको हम देखकर समझ जाएंगे कि कैसे होता है एक चर का द्विघाती समीकरण। जैसे मैंने लिखा 3x² + 4x + 3 = 0, तो क्या ये वर्ग समीकरण है? हाँ, एकदम से दिखाई पड़ रहा है। इससे तुलना कर दीजिए, बस 2 चीजें देखें, क्या ये 2 घाती चर इसमें है? हाँ है। क्या एक घाती है? हाँ है। एक से कम नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पर करनी हो जाता √4√x हो जाता, x में करनी लग गई तो यह द्विघाती समीकरण नहीं होता। ऐसे ही x² + x/4 + 3/x = 0। अब यहाँ पर देख लिया भिन्न में है, कोई परेशानी नहीं है, किंतु जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर x³ हो जाएगा, यहाँ तो x² होगा, कोई दिक्कत नहीं, किंतु यहाँ पर x³ हो जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पर हमारा क्या कहता है? द्विघातीय समीकरण की बात करता है, तो यहाँ पर भी हमारा द्विघाती समीकरण नहीं होगा। हाँ, ऐसा हुआ x² + 4x + 3/4 = 0। यदि संख्या अगर भिन्न के फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चर यदि भिन्न के फॉर्म में है और ऑलरेडी 2 घात है तो समझ लीजिए वो नहीं होगी, किंतु अगर x + x 3/x + 4 = 0 तो ये हो सकता है। क्यों? यदि हम इसको हल करें, x कॉमन लसाया, इधर गुना के x² + 3 + 4x = 0, तो ये 0 के साथ यहाँ दीजिए गुना हो जाएगा, तो हमको दिखाई पड़ रहा है इसी फॉर्म में, देख सकेंगे आप। तो ये वर्ग समीकरण है या द्विघाती समीकरण है। तो प्यारे बच्चों, आपको पहचानने के तरीके एकदम साधारण। पहला, किसी भी चर में करनी नहीं होनी चाहिए, एक से कम घात नहीं होनी चाहिए। 1/2 देगा x की घात में या y की घात में, तो नहीं है। अब ऐसा बोला x + y = 2, ये भी वर्ग समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों एक घाती है। दूसरी बात, 2 प्रकार के चर हैं, तो 2 घात वाले चर, 2 चर तो हम पढ़ नहीं रहे, एक चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सभी बातें आपको मैंने बताई है। अब आप देख सकेंगे, मैं 2-3 प्रश्न यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो दे दिया है आप लोगों को, किंतु फिर भी मैं कुछ प्रश्न लिख रहा हूँ जिसे आप देखेंगे।
x square plus 3x minus 2 is equal to 0, 9x square minus 100x minus 20 is equal to 0। फिर मैंने लिखा x square plus 1 upon x is equal to 1। फिर मैंने लिखा रूट 5x square plus 3x plus 1/2 is equal to 0। ये कुछ मैंने प्रश्न को लिख लिया है। x plus 5 is equal to 7, x plus y is equal to 10, x into x minus 8 is equal to 0। ये मैंने कुछ प्रश्न लिखा। तो ये एकदम सामान्य सा दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वर्ग समीकरण है क्योंकि इसमें एक घात द्विघाती है, दिख रहा है आपको, एक घात तो रहेगा ही रहेगा। दूसरा भी देख पा रहे हैं द्विघाती है, यहाँ पर भी कम से कम एक घात है, ये भी वर्ग समीकरण। ये नहीं है क्योंकि ये तिर्यक गुना होगा तो घात 3 हो जाएगी, तो ये वर्ग समीकरण नहीं है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर x, आप संख्या को मत देखिए, संख्या करने में है कि नहीं, हमको संख्या से कोई भी लेना देना नहीं है। हमें क्या लेना देना है, हमें लेना देना है इनके चरों से। तो चर में 2 घात और 1 घात है, तो ये भी हमारा वर्ग समीकरण है। अब यहाँ पर देखा, यहाँ पर एक चर है, एक चर है किंतु द्विघाती नहीं है, तो ये भी हमारा द्विघाती समीकरण नहीं है। बस है या नहीं है, ये 2 चर है, इसमें नहीं है। इसको गुना करके देख लिया जाए, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, 2 घात और 1 घात है, तो हाँ ये वर्ग समीकरण है। तो ये प्रश्नावली 1 के कुछ सवाल थे जिसमें केवल हमें बताना था यह समीकरण है अथवा समीकरण नहीं है, कौन सा, वर्ग समीकरण। तो देख लीजिएंगे, हम इसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले गुणनखंड करने पड़ते हैं। तो हमारे पास एक द्विघाती बहुपद दिया है और यदि हम इसके px को शून्य मानेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। आप गुणनखंड जानते हैं, बहुपद में पढ़े हैं, 2 एकम 2। अब मध्य पद 3x को ऐसा तोड़ें कि गुणा करने पर तो 2 ही आए और जोड़ने या घटाने पर ऋण 3 आ जाए, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। आप देख पा रहे हैं -2 में -1 घटेगा, या दोनों समान चिन्हों में से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, -3x प्राप्त होता है। अब हम गुणनखंड कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस है इसलिए चिन्ह बदल जाता है, x कॉमन है, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 1। तो जब मैंने कहा इसको 0 लिया जाता है तो मैं px को 0 लूंगा तो ये टोटल 0 होगा, तो 0 के बराबर लिया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। याद होगा यदि आप लोगों को कि हम शून्यकों के बारे में ज्ञात करते थे बहुपद के अंतिम प्रश्नावली में, जहां पर हम उसके गुणनखंड जब प्राप्त होते थे यही हमें शून्यक प्राप्त होते थे। तो शून्यक प्राप्त करने के लिए हमें 0 से तुलना करना पड़ता है, अतः हमें x बराबर 2 और x बराबर 1 प्राप्त हो गया। ऐसे ही प्रश्नों के बारे में हम अगले प्रश्नावली की तरफ चलेंगे जिसमें बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि क्या ये समीकरण के मूल है। अब इसी को ही यदि पूछ देगा क्या बताइए x बराबर 2 में क्या ये समीकरण का मूल है, अर्थात ये संतुष्ट करेगा, तो हम बताएंगे समीकरण का मूल है। यदि ये मान संतुष्ट नहीं करेगा, संतुष्ट करेगा का मतलब जब हम इसको रख के देखें, जैसे देख लेते हैं 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो इसमें घटक तो ऋण 2 हो जाएगा क्योंकि 4 हुआ और ये ऋण 6 हुआ, तो ऋण 2 बचेगा, ऋण 2 में धन 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारा मान क्या आया, 0 आया, तो हाँ ये समीकरण का मूल है। तो ऐसे ही मान को हम प्रश्नावली 2 की तरफ चलेंगे और प्रश्नावली 2 में इसी प्रकार के प्रश्न को ज्ञात करेंगे और पूछेगा कि हमें शून्यक ज्ञात कीजिए, समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। शून्यक बोले या समीकरण के मूल बोले, हम उसको गुणनखंड की विधि के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नावली 2 की ओर।
तो जब हम x बराबर 2 रखें और 0 आ जाए तो ये समीकरण का मूल है, और यदि रखें और 0 नहीं आए तो समीकरण का मूल नहीं है। तो देखते हैं 2x² + x - 6 = 2 into 2 का स्क्वायर प्लस x मतलब 2 - 6, तो 2 गुना 2 दूनी 4 प्लस 2 माइनस 6। तो हमने देखा क्या 4 दूनी 8 धन 2 माइनस 6, तो क्या प्राप्त हुआ 10 माइनस 6 तो 4, क्योंकि यह 0 के बराबर नहीं है अतः यह समीकरण का मूल नहीं है। कौन नहीं है? अतः x बराबर 2 समीकरण का मूल नहीं है। ऐसे ही 3/2 रख के देखें तो 2 -3/2 का स्क्वायर प्लस -3/2 -6, समघात होने से ऋणात्मक का खत्म हो जाता, तो 3 × 9 और 2 दूनी 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 3/2 -6, 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया, 9/2 -3/2 -6। आप देखेंगे एलसीएम लेंगे सभी का, तो 2 एलसीएम आया सभी का, 2 से हम इसको भाग देंगे तो 1 आएगा, 2 एकम 2, 9 का गुना करेंगे 9 एकम 9, 2 से 2 एकम 2, और यहाँ पर क्या हुआ 2 3 माइनस 1 का बार 2 बार करेंगे तो 1 2 2 और 6 दूनी 12, तो हमने पाया 9 3 12 12, 9 - 15/2, तो हमने पाया ऋण 6/2, तो आया ऋण 3। तो ये भी 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो यही बोलेगा अतः x बराबर ऋण 3/2 समीकरण का मूल नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये था पहला सवाल। ऐसे ही आपको 2 3 4 प्रश्न दिए गए हैं और 2 मान दिए गए हैं। इसी तरीके से आपको रख कर देखना है। मैंने एक सामान्य और एक भिन्नात्मक मान को रख के बताया है। इसी प्रकार से आपको भी कुछ 3-4 प्रश्न है उसको बनाना है और बनाकर देखना है, उसके बाद आपको समझना है, और यदि समझ में नहीं आता तो आप मुझे जरूर पूछें। तो ये होता है प्रश्नावली 2 का पहला सवाल। अब हम दूसरा सवाल भी यही है, इसी प्रकार का है, तो मैं फिर से लिखता हूं इस पोर्शन को मिटा करके। आप देखेंगे बोला है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए। तो x - 4 x - 2 = 0। सेकेंड क्वेश्चन और लिख लेते हैं, x - 7 का होल स्क्वायर = 0। और कुछ प्रश्न लिख लेते हैं, टू एक्स प्लस 3x - 7 = 0 और x plus 1 = 0। आप देखेंगे हमको गुणनखंड मूल ज्ञात करने में 0 से केवल तुलना करना है। x - 4 = 0, x - 2 = 0, x = 4, x = 2। ये हमारे समीकरण के मूल आ गए 4 और 2। अतः समीकरण के मूल 4 और 2 है। यहाँ ऐसे ही करेंगे, वर्ग है तो हमको 2 बार लिख देना है। x - 7 2 बार किया, बाकी फिर इजी वे x - 7 = 0, x - 7 = 0, x = 7, तो समीकरण के मूल 7 और 7 आ गए। यहाँ पर भी चलेंगे, 2x + 3 = 0, 3x - 7 = 0, तो 2x = -3, x = -3/2, 3x = 7, x = 7/3। ये समीकरण के 2 मान प्राप्त हो गए मूल। ऐसे ही आप देखेंगे गुणनखंड में x = 0, x + 1 = 0, तो x = -1। तो यहाँ पर भी समीकरण के 2 मूल आ गए 0 और 1। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न, जिसमें हमको मूल ज्ञात करने बोला था। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, बहुत ही इजी है।
अब जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह कहता है कि गुणनखंड करके हमारे मूलों को प्राप्त करना है। ऑलरेडी पहले गुणनखंड थे, अब हमको क्या करना है, गुणनखंड के फॉर्म में इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब हमको क्या करना पड़ेगा, इनके मूल को ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैं तीसरा प्रश्न देखो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न और तीसरा प्रश्न ऐसे ही है। तीसरा प्रश्न को मैं नहीं बताऊंगा, सोचा हूं किंतु बता देता हूं। क्या √2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0 का मूल है? हम मान रख के देख लेते हैं। √2 का स्क्वायर प्लस 2 √2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो √2 का वर्ग 2 होता है, यहाँ पर प्लस 2 √2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इसके साथ घटेगा तो 2 √2 माइनस 2 चूंकि 0 के बराबर नहीं है तो यह भी √2 भी समीकरण का मूल नहीं है। ये पहले सवाल की भांति था, तो मैंने बता दिया आपको। तो पहला, दूसरा, तीसरा पूरा प्रश्न, पहला प्रश्न कैसा था, पहले प्रश्न में केवल मूल है कि नहीं पता करना है, दूसरे प्रश्न में मूल ज्ञात करना है, गुणनखंड के रूप में देगा, 0 से तुलना करना है और मान निकाल लेना है। तीसरा प्रश्न भी पहले की तरह है। तो अब मैं चलूंगा चौथे प्रश्न की ओर, और चौथा प्रश्न हमारा कहता है गुणनखंड करके मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड करके मूल ज्ञात करने के हम तरीके को ज्ञात करेंगे। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जानते हैं 9 गुना 2 इज इक्वल टू 18, और 6 को ऐसा तो 3 को ऐसा तोड़ा जाए कि हमें 18 प्राप्त हो और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए, 3 ही आ जाए। तो 6 दिया 18 और 6 में जब 3 जाएगा तो 3 ही बचता है। तो हमारा आया 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ऋण 6x में धन 3x जाएगा तो ऋण 3x ही आएगा, और 6 के 18 पे हो जाएगा। तो हमने किया 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे दोनों 3 के पहाड़ी में आते तो 3 कॉमन निकल जाएगा, दोनों में x है तो x निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, 3 दिया 9, एक तो x निकला, 3 दूनी 6, और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है। हमने देखा दोनों में 3x ऋण 2 कॉमन है, तो 3x धन 1 बराबर 0। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 2, तो 3x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3,3x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। ये था पहला सवाल जिसके समीकरण के मूल हमने ज्ञात कर लिए। इसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। abx स्क्वायर, आप बहुपद में पढ़े गुणनखंड, इसलिए ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। b स्क्वायर माइनस ac x माइनस bc इज इक्वल टू 0। ये 4 पद है, हमें इसके कोष्टक को ब्रेक करना पड़ेगा। b स्क्वायर x माइनस ac x माइनस bc इज इक्वल टू 0। आप देखेंगे इन दोनों में bx कॉमन है, bx जब निकला तो क्या बचा, ax प्लस b, और यहां पर आप देखेंगे दोनों में c कॉमन है, तो c कॉमन निकला माइनस चिन्ह के साथ, दोनों में माइनस b है तो ax प्लस b बराबर 0। दोनों में ax प्लस b कॉमन है तो क्या बचा, bx माइनस c इज इक्वल टू 0। तो ax प्लस b इज इक्वल टू 0, bx माइनस c इज इक्वल टू 0। तो ax इज इक्वल टू माइनस b, तो x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। यहाँ पर हो जाएगा bx इज इक्वल टू c, तो x इज इक्वल टू c अपॉन b। ये होते हैं समीकरण के मूल। आप देख सकते हैं मैंने कुछ सवाल बताया है आपको, गुणनखंड करना आपको आता है, बहुपद में आपने किया भी है, मैंने बहुत सारे प्रश्नों का गुणनखंड करके बताया भी था। 9वीं में भी आपने पढ़ा है, 8वीं में भी पढ़ा है गुणनखंड को, तो आपके लिए ज्यादा कठिन नहीं होगा। यही जो मान आएंगे खंड करने के
पश्चात वही समीकरण के मूल कहलाएंगे। अब हम और एक प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है। कभी कभी इसे विधि का नाम बदलकर, अभी विधि नहीं आई है, फिर भी इस विधि में गुणनखंड के अलावा दूसरी सूत्र विधि अभी आएगी आपको, उसके साथ जोड़ के दे देता है। तो ये हमारा सवाल है। ऐसे सवाल को सबसे पहले हमको हल करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है, हल करके उसे गुणनखंड के फॉर्म में लाना पड़ता है, तभी हम इसको क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो हल करेंगे। यहाँ पर x इज नॉट इज इक्वल टू 1 और -1 कहता है, मतलब ये x के मान 1 और ऋण 1 के लिए सत्य नहीं है, उसके अलावा दुनिया के जितने भी मान हैं सभी के लिए सत्य होंगे। क्योंकि हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, किसी संख्या के बटे में 0 मतलब अनंत होगा, तो ये मान को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं, हल करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं। x - 1 ये गुना किया, दोनों x + 1 है तो x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 5/6। a + b a - b है तो a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब इसके होल स्क्वायर के फॉर्म को तोड़ देंगे। अब इसका फार्मूला थोड़ा if माइनस अंदर जाएगा तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x 4x बचेगा अपॉन x² - 1 = 5/6। फिर ये गुना कर देंगे, 4 × 6 = 24x -5 एकम 5x² - 5, सबको एक तरफ ले जा लेंगे, 24। सबको इधर ले गए तो क्या हो गया, 5x² - 24x -5 = 0। ये हमारा क्या बन गया, वर्ग समीकरण बन गया। तो हमने क्या किया, 5 × 5 = 25, देख पा रहे हैं आप लोग, 5 × 5 = 25 हो गया, 5 × 5 = 25, और बीच में क्या है 24, 24 को ऐसा तोड़े कि 25 आए, तो 25 से हम 25 में तोड़ सकते हैं इसे, और 25 में 1 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। तो 5x² - 25x + x - 5 बराबर 0। मैंने तोड़ा 5x² - 25x + x - 5 = 0। यहाँ 5 के बाहर में दोनों आते हैं और x कॉमन है, 5x कॉमन है, 5 एकम 5 और x 1 निकला, 5 × 5 = 25, प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 है, दोनों में x - 5 निकला तो x - 5, और ये हुआ 5x + 1 = 0। तो x - 5 = 0, 5x + 1 = 0, तो x = 5 और x = -1/5। ये हुआ आपका सवाल के मूल का हल। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका प्रश्नावली 2 का अंतिम सवाल। केवल इसमें गुणनखंड करने थे। मैंने 3-4 सवाल आपको बताया है, बाकी आप अपने से प्रयास कीजिए, क्योंकि गुणनखंड आप पिछले कक्षाओं में, और पिछले कक्षाओं में कहने से पहले भी मैं ये कहूं कि आपने पिछले पाठ में भी पढ़ा है, पहले पाठ में भी बहुपद में भी पढ़ा है, तो आपको ज्यादा कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप इसे देख लीजिए और इसको अच्छे से समझिए। और ये हमारा प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 दोनों ही समाप्त हो गए हैं, और इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा, और आगे की क्लास हम प्रश्नावली 3 के साथ शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।